बाजार बोलता है, इसमें एफआईज का डेटा देखते हैं और कल एफआईज ने खरीदारी की। फाइनली एफआईज की खरीदारी लौटी है और ये खरीदारी एक महीने बाद लौटी है। 694 करोड़ की बाइंग की, हालांकि बड़ी बाइंग नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। और कल जो 1000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स तेज था, उसके पीछे एक 694 करोड़ की बाइंग का इम्पैक्ट था। डीआईज ने करीब 2535 करोड़ की बाइंग की है, तो एक अच्छी खासी बाइंग इंस्टीट्यूशन साइड से देखने को मिली है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ से क्या इस समय रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो डाउ तो कल बंद हुआ था रेड मार्क में, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, वहाँ पर सारे ही सेक्टर्स भी रेड मार्क में बंद हुए थे। शंघाई में फ्लैटिश रुझान देखने के लिए मिल रहा है। हैंसेंग, निकाई, कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। तो जो सबसे अच्छा ग्रीन मार्क है वो कोस्पी में, यानी कि साउथ कोरिया के मार्केट में बना हुआ, करीब 1% की तेज़ी है। जापान में इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि जो टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो टॉप गेनर्स में तानला, जीआर इंफ्रा को एक ऑर्डर मिला है, उस पर भी बात करेंगे। करीब 10.5% ये काउंटर ऊपर है और तानला करीब 10.5%, महिंद्रा लाइफ 10%, वीनस पाइप 8%, फ्यूजन माइक्रो करीब 7.25% ऊपर है। टॉप लूजर्स देख लेते हैं। जो काउंटर आज के सत्र में नीचे दिखाई दे रहे हैं, उसमें मैस्टेक, फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज फिलिप्स, क्राफ्ट्समैन और 361, इन सभी में 2% से लेकर 5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ग्लोबल खबरें जिनका इंतज़ार पूरी दुनिया को था, और ये इंतज़ार शायद 3 सालों से चला आ रहा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध कब ख़त्म होगा। फाइनली इस पर बातचीत शुरू हुई और कल डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में एक अच्छी बड़ी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, जिसमें कि निकल कर ये आया कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले कम करने पर तो सहमति जता दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा पर तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन संकेत ये दिए कि अभी पूरी तरह से हम युद्ध नहीं रोकेंगे और ब्लैक सी में भी युद्ध समाप्त हो जाएगा। विनीत सर, ये कैसे देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि युद्ध समाप्ति की ओर ये पहला कदम है। इसको मान लिया जाए कि युद्ध समाप्त होने जा रहा है रशिया का, और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट पर और कौन से शेयर्स पर होगा सर? देखिए, अभी तक सीज फायर हुआ नहीं है। तो जहां तक ट्रम्प और पुतिन मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टम्बलिंग ब्लॉक खुद जेलेंस्की है। और उनकी शर्तों के हिसाब, उनके जो वॉइस साउंड बाइट्स आते हैं, वो कहीं पे पीस कटल करने के दृष्टिकोण से है। हमें देखना पड़ेगा ये कैसा प्ले आउट होता है। तो अभी तक वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। जी सर, लेकिन ये जो हमने देखा था कि जब युद्ध के समय पर बहुत सारी कंपनियों को नुकसान लगा था, बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि ब्लैक सी को लेकर भी बातें हो रही है कि युद्ध विराम वहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर भी अब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो कैसे देख रहे हैं सर जो शिपिंग रेट्स हैं उनको, क्योंकि एक काफ़ी कुछ रूट डाइवर्जन हुए थे, एक तो हूती की वजह से रेड सी क्राइसिस हुआ, फिर यहाँ पर ब्लैक सी में भी प्रॉब्लम आई। तो ये सारे जो क्राइसिस हैं अब धीरे धीरे निपटते जा रहे हैं, तो शिपिंग रेट्स आपको लग रहा है कि दोबारा से स्टेबलाइज होंगे और शिपिंग कंपनीज पर क्या होगा सर? देखिए, अभी तो वापस एक्सेलरेट हुआ है उधर का हमला बोल। तो वो इतने जल्दी स्टेबलाइज नहीं होंगे। वो ओके, शिपिंग रेट्स थोड़े हाई ही रहने वाले। ओके, ठीक है। अगली खबर बढ़ते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रूस से भागकर कई सारी कंपनियां युद्ध के समय छोड़कर चली गई थी, अब उनके लौटने की भी बातें हो रही हैं। पुतिन ने कहा है कि रूस से वापस गई गई कंपनियों के लिए वेलकम तो है, लेकिन जो बायबैक ऑप्शन में सस्ती कीमतें अब नहीं मिलेंगी। हुआ क्या था उस समय पर, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज रशिया छोड़कर चली गई थी और उन्होंने कुछों ने तो ऐसी ही एसेट छोड़ दी, और जो भी वहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे उनको औने पौने भाव पर अपनी कंपनी का वो जो पर्टिकुलर वेंचर था वो बेच दिया था। कुछ कंपनियों ने क्या किया था कि एक बायबैक ऑप्शन रखा था कि उन्होंने एक सस्ता दाम कोट कर दिया
और कि ये हम अभी आपको इस प्राइस पर दे रहे हैं, लेकिन 3 ईयर 6 ईयर्स के बीच में हम इसी प्राइस पर वापस भी आपसे ले लेंगे। जो आपने 3 या 6 साल रन करने में पैसा बनाया वो आपका। तो इसी में रैनो ने जब रूस छोड़ा था तो उन्होंने केवल 1 रूबल में डील की थी अपने बिजनेस को लेकर। अब डील के तहत उनको जो ऑप्शन दिया गया था वो ये था कि 6 साल के अंदर आपको अपना बिजनेस बायबैक करना होगा, वरना ये डील नल एंड वॉइड हो जाएगी। अब 6 साल से पहले ही वो अपना हो सकता है कि बिजनेस वापस लेने की कोशिश करें, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि जो बायबैक ऑप्शन था वो इजीली सस्ते रेटों पर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि रैनो को कुछ तो लॉस उठाना पड़ेगा। हालांकि लॉस करते समय अमेरिकन कंपनीज को करीब $324 बिलियन का और यूरोपियन कंपनीज को करीब $107 बिलियन का घाटा ऑलरेडी लग चुका है। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स गए थे उसमें मर्सिडीज बैंस, कार्लसबर्ग जैसे भी बड़े ब्रांड थे। हालांकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको और मॉन्डलेज का रूस में अभी भी कारोबार है। उन्होंने कहा था कि हम ह्यूमन ग्राउंड्स पर रशिया के लोगों की मदद करते रहेंगे, खाने पीने की चीज़ें उनको मुहैया कराते रहेंगे। रूस के ऑटो मार्केट में भी अब थोड़ा सा विदेशी कंपनियों के लिए घुसना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि चीन ने पिछले 3 साल में अपना आधिपत्य वहाँ पर जमा लिया है और पिछले 3 साल में उन्होंने अपना जो मार्केट शेयर जो रशिया के टोटल ऑटो मार्केट में था वो पहले 10% था युद्ध से पहले, और अब उनका 50% मार्केट शेयर हो गया है। विनीत सर, ये कितना मुश्किल होगा मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए रशिया में री एंटर करना विद दैट कॉन्फिडेंस कि आगे चीज़ें नॉर्मलाइज रहेंगी? दूसरा कि जो उनको लॉसेस लगे हैं वो उन लॉसेस को रिकवर भी कर पाएंगे, या अपनी एसेट को वो अभी फ़िलहाल दिखाने के लिए आ रहे हैं और अपनी एसेट को सही प्राइस पर आने का वेट करेंगे और फिर निकलेंगे? कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, उनको तो फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा, लेकिन उनका ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है, तो मार्केट वापस रीगेन करने को 2 से 3 साल लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलैरिटी ऑफ द ब्रांड। लेकिन उनके लिए एक रेडी मार्केट रहेगा, पर उनका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट अभी बढ़ जाएगा उससे। ठीक है। मार्केट को लेकिन जैसा कि विनीत सर भी इनिशियली बता रहे थे कि 2 अप्रैल का इंतजार है, क्योंकि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो उन्होंने घोषणा कर रखी है। मे बी कि वो डेफर करें, अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग डील की बात करें। लेकिन विनीत सर, ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा? वैसे आपने बताया कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में कि अभी तक तो पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, लेकिन क्या हम किसी नेगेटिविटी के लिए भी तैयार रहें? अगर 2 अप्रैल को कोई झटका लगता है, मार्केट कहाँ तक डीप में जा सकता है? देखिए, अभी काफी पुल बैक हो चुका है। हम लोग 24,000 के स्तर पे आ गए हैं, 23,000 के स्तर पे आ गए हैं। तो 22,500 तक का डिप तो आ सकता है 2-3 दिनों में। जी। लगता है विनीत सर के साथ कुछ कनेक्शन एरर या कुछ हुआ है, तो हम इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि 2 अप्रैल को बहुत सारे देश हैं, ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और साथ ही जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इन सभी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई जो जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है उसी तरह से हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। इंडिया के ही टैरिफ की बात करें तो हमारे कंट्री से जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका की, उसमें करीब 39% तक तो एग्री प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हम लगाते हैं, वो केवल 1 या 2% का टैरिफ लगाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ पर कि हम उन पर ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम 10 से 20% तो मिनिमम साइट पर टैरिफ लगाते हैं और उनकी साइट से 0 to 1% का टैरिफ लगता है। तो ऑन एन एवरेज अमेरिका की तरफ से तो 1 या 2% का ही टैरिफ आता है, लेकिन हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा टैरिफ आता है। ख़ासतौर से ऑटो प्रोडक्ट्स पर उनके काफ़ी टैरिफ था। हम उनके हार्ले डेविडसन की बाइक्स को काफ़ी टैरिफ लगाते थे, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, तो 100 से 150% तक की ड्यूटीज़ थी, उनको कम किया गया है बजट में। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे जहाँ पर कि ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा थी। लिकर उनकी काफ़ी हम एंट्री नहीं देने देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लिकर पर ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही जो प्रॉब्लम हो रही है वो यूरोपियन देशों के साथ भी हो रही है अमेरिका की, कि यूरोपियन देशों पर आरोप डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगाते हो और वो अभी तक ड्यूटी कम नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ड्यूटीज़ जो हैं ये दोनों ही साइड की तरफ से काफ़ी तेज़ हैं और उसका एक इम्पैक्ट हमने देखा भी है।
एक और खबर जो कि इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, वो है आज फेड की पॉलिसी की घोषणाएं होंगी और इंटरेस्ट रेट तो स्थिर रहने की ही बात है। अगर हम देखें तो जो अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिछली एक दो पॉलिसी से तो पॉज रहा है, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल शुरू हो गई थी। अब ये साइकिल रुकी है। अब ये कितना इम्पैक्टफुल होगी और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा वहाँ की बॉन्ड यील्ड पर, और क्या कुछ इम्पैक्ट होगा हमारे अर्थव्यवस्था पर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम देखें तो जो यूएस की जो प्रॉब्लम रही है वो यही रही है कि उनके डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं और उन्होंने जो टैरिफ लगाने की बातें कही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं और उन्होंने टैरिफ लगाने की जो बातें कही हैं, उसके बाद से हमने देखा है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंकाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट ना होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो अब हमारे साथ विनीत सर दोबारा जुड़ चुके हैं। विनीत सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस में टैरिफ की बातें हो रही है और लगातार उन्हीं के कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने की बातें हो रही है, आज फेड की पॉलिसी से क्या उम्मीदें रखें सर? देखिए, कट आना थोड़ा मुश्किल है। जब तक सॉफ्टनेस नहीं आती है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन के दर कम नहीं होते, मुझे नहीं लगता है कि कोई कट आ सकता। जी, तो सर जब अगर कट नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट में, तो कौन से पर्टिकुलर काउंटर्स हैं जहां पर, या कमोडिटीज़ है जो ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगी इस वजह से? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है फॉर कमोडिटी स्टॉक्स। और उसके पीछे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऑयल भी जो कम भाव में था वो भी अभी थोड़ा सा बढ़ना लग जाएगा, और सारे कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव ही रहेंगे। कमोडिटीज़ के लिए पॉजिटिव रहेगा। सर, आज एक और इम्पॉर्टेंट खबर आई है कि जो स्टील कंपनियां हैं उनके लिए 12% ड्यूटी का प्रपोजल गया है गवर्नमेंट की साइड से। 30 दिन के अंदर ये जवाब 30 दिन के अंदर ये पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी कि ये 12% ड्यूटी इम्पोज की जा रही है या नहीं की जा रही है। सेफ गार्ड ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं। सर, क्या लगता है स्टील काउंटर्स के लिए ये आखिरी खबर थी, या ये पहली खबर है उनके चलने के लिए, या ये आखिरी खबर है कि जो हाल का मूव आया उसके बाद प्रॉफिट बुक करें? नहीं नहीं, स्टील कंपनीज विल डेफिनेटली डू वेल, और उसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और सेल का काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। ओके सर, एक खबर और जो कि हमने देखा कि जीआर इंफ्रा में कल एक खबर आई कि 4263 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है और आगरा ग्वालियर के बीच में 6 लेन रोड का कंस्ट्रक्शन इनको करना है। 910 दिन लगभग हम कह सकते हैं कि 2.5 से 3 साल के बीच का समय है जिसमें कि इनको ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा करना है। और कंपनी की अगर Q3 तक देखें तो ऑर्डर बुक लगभग 20,000 करोड़ 19,971 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी एनालिस्ट कॉल में फरवरी में बताया था कि इनकी Q3 तक इतनी ऑर्डर बुक थी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि ये L1 बिडर हैं करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स के लिए, उसमें से 4263 करोड़ रुपए का ऑर्डर तो इनको ये मिल ही गया। सर, अगर मैं इस ऑर्डर का साइज़ देखूं तो ये इनकी टोटल ऑर्डर बुक में 20% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी वजह से आज काउंटर भी 10% ऊपर है। सर, कैसे देखें जीआर इंफ्रा कंपनी को? नहीं, इतना बड़ा ऑर्डर मिलना बहुत ही बेहतरीन है, और ये क्या करता है ना, आपके पोर्टफोलियो को काफी स्टेबिलिटी देता है। एंड ये मार्की ऑर्डर है, तो अभी इनकी कैपेसिटी टू बिड भी बढ़ जाएगी आगे जाके लार्जर प्रोजेक्ट्स में। ये अभी लार्ज प्रोजेक्ट्स के दायरे में आ चुके हैं, एंड आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी कंपनी। जी विनीत सर, कल एक और खबर आई थी, हालांकि मैंने वो खबर कल डिस्कस की सनी सर के साथ, लेकिन ये मैं खबर आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि आप काफ़ी नज़र रखते हैं अदानी ग्रुप पर। मॉर्फस रिसर्च जो शुरू हुई है जिसमें कि हिंडनबर्ग के ही जो पुराने एलुमनाई हैं उन लोगों ने ज्वाइन किया है, और हिंडनबर्ग के जो पुराने प्रमोटर हैं उन्होंने कहा कि हम इनकी रिसर्च पर भरोसा कर सकते हैं। इस रिसर्च हाउस के खुलने से
चूँकि पुराने हिंडनबर्ग के एम्प्लॉयज़ या रिसर्च एनालिस्ट उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अदानी ग्रुप को लेकर कोई टेंशन तो नहीं होगी अदानी शेयर्स को, वर्सेस जिस तरह से मोदी जी के रिलेशन अमेरिका में डेवलप हो रहे हैं दोबारा से, तो एक तरफ पॉजिटिविटी और एक तरफ कुछ जो पुराने जो इनको बदनाम करने वाले लोग हैं वो फिर एक जगह संस्था बनाकर बैठे हैं। कैसे ट्रेड करें सर अदानी शेयरों को? देखिए, ये जो हिंडनबर्ग वाला किस्सा है, ये अभी हिस्ट्री है। आपको सिर्फ अभी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, अडानी के परफॉर्मेंस पे, और इसके चलते ही हमें काम करना चाहिए। ये हिंडनबर्ग के अभी कोई मार्केट इसको कुछ रिकग्नाइज नहीं करने वाला है, इसको शग ऑफ करके आगे चलने वाले, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। अच्छा, तो सर अभी कौन से अदानी शेयर्स को लेना ठीक रहेगा? आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मूव आया, ज़्यादा बड़ा मूव तो इन अदानी शेयर्स में नहीं आया, तो कौन से शेयर्स सेफ रहेंगे सर? और मुझे लगता है कि टॉप पिक तो अडानी पावर रहेगा, फॉलोड बाय अडानी पोर्ट्स, काफी सेफ्टी है। अडानी ग्रीन में भी अभी बाय रिपोर्ट्स आ रहे हैं कंपटीशन के, पियर्स के। हमारा भी इधर नजर है, काफी बुलिश है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये तीन शेयर और अडानी एंटरप्राइजेस एज है ना, ऑप्शनैलिटी वाला ट्रेड उसमें बहुत बड़ा है, तो ये चार शेयर आप ले सकते हो। ठीक है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी काफी अपसाइड बाकी है, और गुजरात अंबुजा भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट सर ने बता दी है कि ये अदानी स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आप ख़रीदारी कर कर चल सकते हैं, और जो हिंडनबर्ग वाला इशू है उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। विनीत सर, एक चीज़ और जो हमने देखा कि ओला इलेक्ट्रिक के साथ हुआ पिछले कुछ महीनों में, क्या लगता है सर, ये शेयर बॉटम बना चुका है या अभी और इसमें ख़राब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा? ये काउंटर में अभी बाउंस बैक का टेम्परेरी है ये? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका मार्केट शेयर 33% था, वो ऑब्वियसली घट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स लार्ज है। इनके जो सेल्स फिगर्स है या जो नंबर्स आते हैं वो सरासर बढ़ने चाहिए, और इनमें है ना अग्रेसिव ग्रोथ आने की ये एक फंडामेंटल बॉटम लाइन है कि आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा है तो वापस रिबाउंड होना चाहिए सेल्स, और ये मंथ टू मंथ सेल्स ट्रैक करें आप, एक दो महीना आपको पता लगी जाएगा कि कहाँ पे स्टॉक चले जाने हैं। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कल के सत्र में हुई और हम काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, वो थी एफआईएस की वापसी। 18 फरवरी को उन्होंने लास्ट टाइम इंडियन मार्केट में बाइंग की थी, उसके बाद 18 मार्च को एफआईएस ने भारत में वापसी की है। सर, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो एफआईएस की वापसी है ये मार्केट के सेंटीमेंट को बूस्ट करने वाली है या ये टेम्परेरी एफआईएस की खरीदारी है, पहली चीज़। और दूसरा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ब्रोकरेज हाउस से जुड़े हुए शेयर्स या एक्सचेंज लाइक बीएससी का शेयर, सीडीएसएल का शेयर, एंजल वन का शेयर, इन सभी में अच्छी स्ट्रेंथ लौट रही है। किसी पर रिलाय करना चाहिए इस बाउंस बैक में? कोई शेयर खरीदारी के लिए ठीक है लगता देखिए, है कि आपको? बीएसई बहुत ही बेहतरीन शेयर है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी जो एफएनओ की मार्केट शेयर है अभी जो 10 से 15% हो गई है, वो आगे जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50%, 45 टू 50% पहुंचेंगे। तो ये एक काफी बड़ा मार्केट शेयर गेन है, और उसके पीछे चलते आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखेगी, वॉल्यूम नंबर्स बढ़ेंगे। तो हम ये स्टॉक पे ये भाव से काफी कंस्ट्रक्टिव है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आपको अच्छी खासी तेजी आएगी। फिलहाल का टारगेट अबाउट 4800 रुपीज है यहाँ से। जी, आज एक शेयर है दौलत एल्गो, यहाँ पर भी अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है, करीब 14% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। विनीत सर, आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं क्या? नहीं, ये बहुत छोटी कंपनी है तो हम ट्रैक नहीं करते इसको। ठीक है। विनीत सर, अच्छा ये बता दीजिए सर, इस समय आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? मतलब कहाँ पर आप पॉजिटिव हैं और क्या कुछ सोच लेकर चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में बेशुमार तेजी आने वाली है। ओके। हमने काफी बैंकों से मिले हैं, और हमें बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस आती है, और ये बैंकिंग स्टॉक्स
एक बहुत बड़ा तेजी लगाने वाले, क्योंकि सब बैंक्स अभी बात करें 12 से 13% ग्रोथ की। सब वेल कैपिटलाइज्ड है। अभी हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस की एक नेगेटिव ट्रेंड चली थी और काफी हद तक ये पीक आउट हो चुकी है। आगे जाके ये अच्छा ही होने वाला है। दूसरी चीज क्या है, ये एक स्पेशल गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर इंश्योरेंस फॉर माइक्रो फाइनेंस। अभी सब इसको लेने लग गए हैं, तो हमें लगता है कि काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स का। और अगर इसमें बात करें जो स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं, कैनरा बैंक, क्योंकि इनके 2 आईपीओ आने बाकी है, वैल्यू अनलॉकिंग की स्टोरी है यहाँ पे, और ग्रोथ के भी प्रोस्पेक्ट्स है। तो आपको 0.7 टाइम्स बुक कैनरा बैंक मिलता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इजीली 40 to 50% और डबलिंग के भी चांसेस है। तो ये हमें अच्छा लगता है। कोटक महिंद्रा बैंक पे हम काफी बुलिश है। पंजाब नेशनल बैंक भी एक लार्ज पीएसयू बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा प्रदर्शन देता है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक का भी वर्स्ट केस ओवर हो चुका है। तो हम ये सारे बैंक्स पे पॉजिटिव है। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर पर विनीत सर काफ़ी पॉजिटिव है और सर ने लिस्ट ऑफ शेयर्स भी बताया कि कहाँ कहाँ पर सर को लगता है कि अच्छा जंप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन विनीत सर एक चीज़ और, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनके लिए कैसा भविष्य लग रहा है? क्योंकि सर हमने देखा कि क्रूड ऑयल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं। उन्होंने पहले टर्म दी थी कि ड्रिल बेबी ड्रिल, आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल कीजिए अमेरिका में और क्रूड ऑयल निकालिए। ऊपर से रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म होने की तरफ शुरुआत हो चुकी है अरे जी। तो सर कैसे लग रहा है कि क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर कहाँ जाएंगे? फिलहाल के लिए थोड़ा ट्रेंड चॉपी या वॉलेटाइल रहने वाला है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके ये ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिवली प्ले आउट करेगा इस सारे स्क्रिप्ट। विनीत सर लास्ट क्वेश्चन, इस समय आपकी रडार पर कौन से स्टॉक हैं अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, जो कि आप, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा आपकी पिक्स रहती हैं सर, कोई एक दो पिक्स बता दीजिए। थोड़ा काम कर रहे हैं अभी उसके ऊपर, तो आप नेक्स्ट शो में डेफिनेटली आपको बताएंगे। चलिए ठीक है विनीत सर ने, पर बैंकिंग शेयर तो काफ़ी सारे बता दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और प्राइवेट बैंक्स के भी कुछ बैंक सर ने बता दिए हैं। और हम विनीत सर से अगली बार जब मिलेंगे तो उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक दो रिपोर्ट सर के साथ शेयर करेंगे, सर हमारे साथ शेयर करेंगे और हम टारगेट लेंगे। विनीत सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट। अरुण सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। अरुण सर, मार्केट में क्या लग रहा है, ये जो बाउंस बैक आया है, आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं अब? देखिए विवेक जी, लास्ट 5 से 6 दिन की जहां तक बात है, थोड़ी बुलिश टोन हमने रखी है, तो उसी का थोड़ा फायदा भी जरूर मिला और मार्केट में बाउंस भी जरूर आया। पर मुझे लग रहा है 23,050 23,100 वहां तक मार्केट जाके रुक जाएगा। तो क्योंकि वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, साइकोलॉजिकल फ्लो भी, आउटफ्लो भी थोड़ा जाएगा। और सेकेंडली मुझे लग रहा है 1100 पॉइंट की रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो करंट रैली को एंजॉय करना चाहिए जिन्होंने भी राइड किया। और 23,050 23,100 अगर निफ्टी आता है तो वहां पे पोजीशन हल्की करें, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी भी अपसाइड ऊपर है, ओपन है, 100 से 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड मिलेगा। तो मुझे लग रहा है 23,050 23,100 वहां पे अपनी पोजीशंस को हल्की करनी चाहिए। जिन्होंने भी अगर ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए।